हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी हेल्प चाहता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हो, मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। अब पता नहीं बाकी 2 स्ट्राइक्स कब आएंगे। हाँ, मजाक कर रहा हूं, लेकिन बात थोड़ी सी सीरियस भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे सेकेंडरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो मैं आप सबसे कनेक्ट बना रह सकूं। और हाँ, शैडो स्लेव और बाकी सारे नए नॉवेल्स और मनवास अब मैं उसी सेकंड चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो यार। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। कई दिन बीत गए। रास्ते पर कार्ट्स की गड़गड़ाहट चल रही थी और हॉर्सेस की आवाज़ गूंज रही थी। जी ट्राइब के लोग आखिरकार क्रेसेंट लेक के किनारे पहुंचे और वहां फैले हुए पतले हॉर्सशू ट्रीज के बीच अपना कैंप लगा लिया। जी ग्वांग और जी ट्राइब के हायर अप्स ने तब जाकर एक लंबी राहत की सांस ली। यहां पानी वाले पौधों की भरमार थी और आसपास बड़ी संख्या में बीस्ट ग्रुप्स भी घूम रहे थे। अब ये लोग यहां एक अच्छा सा हंटिंग फेस्टिवल मना सकते थे और अपनी आगे की यात्रा के लिए खूब सारा सामान भी जमा कर सकते थे। हम आखिर पहुंच ही गए। फैंग युआन के मन में भी यही भाव उमड़ रहा था। रात होते ही उसने वुल्फ ग्रुप को लेकर हंट पर जाने का बहाना बनाया और चुपचाप जी ट्राइब की नज़रों से दूर निकल गया। आज रात चांद नहीं था, लेकिन आसमान में तारे खूब चमक रहे थे। रात की हवा को चीरते हुए वुल्फ ग्रुप दौड़ रहा था और उन्हें रास्ते में कई छोटे और मध्यम आकार के बीस्ट ग्रुप्स मिले। भेड़ियों ने एक के बाद एक उन सबको पकड़कर खा लिया। कई दिनों से आधे भूखे घूम रहे वुल्फ ग्रुप के लिए आज की रात किसी दावत से कम नहीं थी। वे खुशी में लगातार हुआ हुआ करके चिल्ला रहे थे। हालांकि उसके पास पूरी 30,000 वुल्व्स का वुल्फ ग्रुप था। फैंग युआन फिर भी चलते समय बहुत सावधानी रख रहा था, क्योंकि क्रेसेंट लेक के आसपास खतरा भी उतना ही बड़ा था। यहां एक बहुत बड़ा वाटर वुल्व्स का ग्रुप था, एक 3 हॉर्न राइनो ग्रुप था, 1000 म्यूटेटेड बीस्ट्स का ग्रुप था और इसके अलावा एक वर्म ग्रुप भी था जिसमें लाखों की संख्या में कीड़े थे। लेकिन ये सब वर्म ग्रुप्स और बीस्ट ग्रुप्स अपने क्षेत्र में ही रहते थे। ग्रासलैंड के जीवों की तरह हर जगह घूमते नहीं थे। क्रेसेंट लेक के किनारे पानी वाले पौधे इतने अधिक थे कि किसी को खाने की तलाश में दूर दूर तक भटकने की जरूरत नहीं थी। जब तक फैंग युआन और जी ट्राइब इनके इलाके में नहीं जाते, तब तक ये बीस्ट्स और वर्म्स भी किसी तरह की दिक्कत नहीं करेंगे। अपनी पिछले जन्म की यादों के आधार पर फैंग युआन धीरे धीरे लेक के किनारे पूर्व दिशा की तरफ बढ़ा और एक स्टोन फॉरेस्ट तक पहुंच गया। यह स्टोन फॉरेस्ट देखने में काफी आम था। यहां अलग अलग रंगों के पत्थर के स्तंभ खड़े थे, कोई हल्के ग्रे का, कोई पर्पलिश ब्लैक, कोई ग्रीनिश येलो। सब एकदम शांत खड़े थे और उनके बीच का फासला भी काफी मापकर रखा हुआ लगता था। क्रेसेंट लेक के किनारे ऐसे कई स्टोन फॉरेस्ट थे, लेकिन ये वाला खास था। ऊपर से देखने पर ये सारे ग्रे वाइट स्टोन पिलर्स मिलकर एक तरह से थीफ नाम का आकार बनाते थे। इस स्टोन फॉरेस्ट की कहानी भी बड़ी अद्भुत थी। इसे थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने अपनी हाथों से बनाया था। उस समय थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से एक जू रिफाइन करवाने का अनुरोध किया था। इसके लिए दोनों के बीच एक शर्त लगी। 5 में से 3 राउंड थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने जीत लिए और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर को आखिरकार मानना पड़ा कि वो जू रिफाइन करेंगे। थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल जीवन भर एक लेजेंडरी स्पेस डोर में जाना चाहता था, इसलिए उसने लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से इमॉर्टल गू स्पेस एस्केप गू रिफाइन करने की बात कही। ऐसा इमॉर्टल गू जिससे कोई गू मास्टर स्पेस डोर के भीतर जा सके। उसने पूरी लगन से उसका रेसिपी तैयार किया। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर भी काफी उत्साहित था। उसे लगा रेसिपी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जगह सुधार भी किया जा सकता है। दोनों ने बैठकर उस पर चर्चा की और थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत मान लिया कि रिफाइनमेंट पाथ में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की अटेनमेंट उससे कहीं ज्यादा है। इन दोनों इमॉर्टल्स ने मिलकर पूरे 21 साल लगाए और आखिरकार स्पेस एस्केप जीयू को रिफाइन कर दिया। लेकिन मुश्किल ये हुई कि ग्यू रिफाइन तो हो गया, थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल उसे सक्रिय भी कर सकता था, लेकिन फिर भी वो स्पेस डोर के अंदर नहीं जा पाया। थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल को बहुत बड़ा झटका लगा और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का घमंड भी पूरी तरह टूट गया। उसके बाद लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ मिलकर भी कई प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। स्पेस एस्केप जू ही उसकी जिंदगी का एकमात्र असफल रिफाइनमेंट बना रहा। कहते हैं कि जब लॉन्ग हेयर एंसेस्टर मृत्युशैया पर लेटा था, तब भी यही एक बात उसके मन में चुभ रही थी। ये देखकर उसके मित्र इमॉर्टल वी यान से सहा नहीं गया और उसने अपने जीवन के 50 वर्ष खर्च करके भविष्य की झलक देखी। उसे पता चला कि कई युग बीतने के बाद 3 महान इराज आएंगे और उनमें 3 नए वेनरेबल्स का जन्म होगा, 2 पुरुष और 1 स्त्री। पहला होगा स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनरेबल, दूसरा होगा पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल
और तीसरा होगा ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल। और स्पेस एस्केप ग्यू का जो रहस्य हल नहीं हुआ, उसे अंत में ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल ही सुलझाएगा। इमॉर्टल यी यान एक रैंक 8 विजडम पाथ गू इमॉर्टल था और भविष्य देखने में बहुत निपुण था। अक्सर वो एक ही वाक्य में सटीक भविष्यवाणी कर देता था। इसी वजह से उसे इमॉर्टल यी यान कहा जाता था और उसकी ये भविष्यवाणी बाद में प्रोफेसी ऑफ 3 वेनरेबल्स के नाम से प्रसिद्ध हुई। समय बदला, युग बदले और दुनिया आगे बढ़ती चली गई। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के बाद स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनरेबल प्रकट हुआ। उसके गुजरने के बाद राइचस पाथ में एक रैंक 9 पुरुष गू इमॉर्टल आया और बिल्कुल भविष्यवाणी के मुताबिक उसे पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल कहा गया। अब पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल तो पहले ही मर चुका था और प्रोफेसी ऑफ 3 वेनरेबल्स लगभग पूरी हो चुकी थी। बस एक ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल बाकी था जो अभी जन्म ही नहीं लिया था। इस बात को याद करके लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के मन में अजीब सी खुशी और दुख दोनों उठते थे। खुशी इस बात की कि आखिरकार स्पेस एस्केप जीयू की समस्या का समाधान मिल सकेगा, और दुख इसलिए कि वो उस दिन को देख ही नहीं पाएगा। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर मरकर लैंड स्पिरिट बन गया था और उसके मन में सिर्फ एक ही जुनून बचा था कि किसी तरह ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल को देख सके। बस उसी जुनून के दम पर वो जी रहा था। और जैसे ही स्पेस एस्केप गू की समस्या हल हो जाती, पूरा लांग्या ब्लेस्ड लैंड उसी का होकर रह जाता। वो अक्सर कहता था कि उस जमाने में जब उसने थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल के लिए स्पेस एस्केप ग्यू रिफाइन किया, तब नतीजा असफलता में निकला। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी असफलता की वजह नहीं मिली। इस शर्मिंदगी से परेशान होकर उसने वादा किया कि वो 9 और जीयू बिल्कुल मुफ्त रिफाइन करेगा और सारी की सारी सामग्री भी वो खुद ही देगा। बाद में थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने उससे कुल 6 इमॉर्टल ग्यू रिफाइन करवाए। और फिर जब डीमन वेनरेबल रहस्यमयी तरीके से गायब होने वाला था, तो उसने 5 रीजन्स में अपनी इनहेरिटेंसेस फैला दी और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से ये समझौता किया कि जो 3 रिफाइनमेंट मौके बचे हैं वो उसके इनहेरिटर के लिए सुरक्षित रहेंगे। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने भी ये बात मान ली और दोनों ने मिलकर एक सीक्रेट कोड बनाया। कुछ साल बीतने के बाद एक दिन थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल की एक इनहेरिटेंस अचानक एक्टिवेट होने वाली थी और सबको उसके बारे में पता चल जाता। वो इनहेरिटेंस एक तरह की पहेली थी और वो पहेली सीधा लांग्या ब्लेस्ड लैंड की ओर इशारा करती थी। फिर क्या था, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में उस पहेली को सुलझाने का पागलपन फैल गया। लाखों लोग कोशिश करते रहे, तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहीं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर आगे कहानी में एमे होंग यूं की बारी आती है। जब युद्ध में उसकी हार हुई तो वो जान बचाकर भागता हुआ क्रेसेंट लेक पहुंचा। वहीं झील के किनारे उस पर पहले से तैयार किया गया घात लगा दिया गया। बेचारा घबराकर भागा और भागते भागते इस स्टोन फॉरेस्ट में आ घुसा। फिर जैसे किस्मत ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, उसे गलती से एक सीक्रेट पैसेज मिल गया। वो पैसेज उसे लांग्या ब्लेस्ड लैंड के अंदर ले गया, जहां उसकी मुलाकात लैंड स्पिरिट से हुई। और जब उसने सीक्रेट कोड सही बताया तो लैंड स्पिरिट ने समझौते के मुताबिक उसके लिए 3 जीव रिफाइन कर दिए। इन 3 रैंक 5 जीव को लेकर मा होंग यून ने अपने घाव ठीक किए और फिर स्टोन फॉरेस्ट से वापस बैटलफील्ड पर पहुंचा। वहां उसने जैसे सबको चौंका ही दिया, एक दमदार वापसी की और अंत में इंपीरियल कोर्ट का सिंहासन दूसरी बार हासिल किया। फैंग युआन भी ये सब बातें याद करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र एक पर्पल स्टोन पिलर पर जाकर टिक गई। वो स्तंभ दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके नीचे एक पत्थर का छोटा सा चबूतरा था, जैसे कोई पुरानी सीट। उसी जगह मा होंग यून कभी मौत के मुहाने पर खड़ा था। चोटें इतनी गहरी थीं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो इसी पत्थर की सीट पर बैठा था और अपना सिर इस पर्पल पिलर से टिकाकर आसमान की ओर देख रहा था। और तभी उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे इस स्टोन पिलर में अपनी प्रिय पत्नी की शक्ल दिखाई देने लगी। उसने खून से लथपथ हाथ से स्तंभ को सहलाया और टूटे दिल से बोला, लियन यून, ओ लियन यून, काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुमसे खुद कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं सच में गलत था। और तभी दुश्मन उस पर झपट पड़े, सेबर उठाकर उसे मारने ही वाले थे। लेकिन अगले ही पल मा होंग यून अचानक गायब हो गया। वो लांग्या ब्लेस्ड लैंड के अंदर पहुंच चुका था। अब फैंग युआन भी उसी सीट पर बैठा, स्तंभ पर सिर टिकाकर ऊपर देख रहा था। लेकिन उसे कहीं भी किसी औरत का चेहरा नहीं दिखा। वो मुस्कराकर बोला, लगता है कि मा होंग यून अपनी पत्नी को इतना याद कर रहा था कि उसे तो ये स्टोन पिलर भी ज़ाओ लियन यून जैसा दिखने लगा। ये ज़ाओ लियन यून वाकई अजीब सी लड़की थी। भविष्य में वही विजडम पाथ की गू इमॉर्टल बनती है और मा होंग यून की समझदार पत्नी बनकर उसे हर कदम पर मदद देती है। लेकिन अभी तो वो बस एक नन्ही सी बच्ची थी। फैंग युआन ने एक छोटी सी डैगर निकाली और अपने बाजू पर हल्का सा चीरा लगाकर खून उस पर्पल स्टोन पिलर पर लगा दिया।
क्योंकि थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने इस स्तंभ पर एक रहस्यमयी जू लगाया था और उसे एक्टिवेट करने का पहला तरीका था खून। दूसरा तरीका था एक साधारण सा शब्द, आई वॉन्ट। जैसे ही फैंग युआन ने ये दो शब्द बोले, वो पल भर में गायब हो गया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। जब उसकी सेंसेस वापस आईं तो वो एक कमरे में था। कमरे में एल्केमी फर्नेस की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। चारों तरफ ड्रैगन पिलर्स, गोल्डन कर्टन्स, क्रेन लैंटर्न्स और वर्मिलियन खिड़कियां थीं। एक सेजली बूढ़ा आदमी बादल के बिस्तर पर पद्मासन में बैठा था, आंखें बंद, जैसे गहरी साधना में हो। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, लंबी दाढ़ी सीने तक जाती थी और चेहरा लालिमा लिए एकदम मासूम बच्चे जैसा दिखता था। वो चौड़ा लबादा पहने था जिसकी बाहें हल्की हवा में लहरा रही थीं। फैंग युआन ने हाथ सीने पर रखा और आदर से झुककर बोला, डीमन वेनरेबल का इनहेरिटर चांगशन यिन प्रणाम करने आया है। बूढ़े ने धीरे से आंखें खोलीं, उसकी आंखों में तीखी रोशनी चमकी और उसने फैंग युआन को एक ऐसे भाव से देखा जैसे उसकी नज़र शरीर को चीरकर अंदर तक पहुंच गई हो। फिर हल्की सी हैरानी से बोला, तू चांगशन यिन है? तेरी ये आउटर स्किन बड़ी दिलचस्प है। हूँ, इसमें ह्यूमन स्किन, शेम प्लम, ऑटम वॉइस ग्रास और हाँ, पिल फायर गू, मेडिसिन स्ट्रेंथ गू और कुछ और भी है। लैंड स्पिरिट सोच में पड़ गया, दाढ़ी सहलाने लगा। वो इतनी आसानी से फैंग युआन का डिस्गाइज देख रहा था और तो और ह्यूमन स्किन गू की रेसिपी तक लगभग अंदाज लगा चुका था। फिर उसने लालच भरी निगाह से कहा, लड़के, ये रेसिपी मुझे दे दे। बदले में मैं तुझे इसी ग्रेड का कोई और गू दे दूंगा या फिर इसी ग्रेड की कोई ज्यू रेसिपी दे दूंगा। अरे हाँ, सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड भी तो है ना? फैंग युआन हंसकर बोला, वो सीक्रेट कोड जो आपने डीमन वेनरेबल के साथ बनाया था? हाँ, वैसा कोई सीक्रेट कोड है ही नहीं। और जहां तक ह्यूमन स्किन गू रेसिपी की बात है, वो मैं अभी नहीं दे सकता। लैंड स्पिरिट एकदम उबल पड़ा, तू नहीं देना चाहता? क्यों नहीं? उसका दबाव फांग युआन पर भारी गिरा, जैसे पूरा शरीर दबाव में टूट रहा हो। लेकिन फांग युआन निर्भय बोला, मेरे न देने के अपने कारण हैं, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर लैंड स्पिरिट गुस्से से पागल होने जैसा लगने लगा, अगर तू नहीं देगा तो मैं यहीं तुझे कैद कर दूंगा और तेरी ये स्किन उतारकर बार बार स्टडी करूंगा, तब मैं खुद ही रेसिपी निकाल लूंगा। फांग युआन शांत स्वर में बोला, ये तुम कर ही नहीं सकते। मैं डीमन वेनरेबल का इनहेरिटर हूं। 3 ज्यू रिफाइनमेंट की अग्रीमेंट पूरी होने से पहले तुम मुझे छू भी नहीं सकते। लैंड स्पिरिट्स असल में एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का बना हुआ ये स्पिरिट बहुत चतुर था और डराने में माहिर भी। इसी तरह उसने पहले जन्म में एमा होंग यून को इतना डरा दिया था कि वो इमॉर्टल ज्यू रिफाइन कराने का अवसर खो बैठा। मा होंग यून जिंदगी भर इस पर पछताता रहा। लैंड स्पिरिट फैंग युआन को घूरता रहा। फिर अचानक जैसे हवा निकल गई हो, वो थककर बैठ गया। धीरे धीरे उठकर फैंग युआन के पास आया और उसका हाथ पकड़कर लगभग रोते हुए बोला, अरे नौजवान, मेरे लिए भलाई कर दे, ये रेसिपी दे देना प्लीज। फैंग युआन वहीं खड़ा रह गया, मन में बोल उठा, ये क्या हो गया? इसकी एटीट्यूड बदलने की स्पीड तो बिजली से भी तेज है। लांग या लैंड स्पिरिट बिस्तर के किनारे बैठा था और अपने हाथों से फैंग युआन के लिए चाय बना रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यंग लैड, जरा ये चाय पीकर देखो। ये हाई ग्रेड क्लाउड स्मोक टी है, एक बार टेस्ट करो। फैंग युआन उसी जगह बैठा जहां थोड़ी देर पहले लैंड स्पिरिट बैठा था और बिना कुछ बोले इस अजीब से लैंड स्पिरिट को देखता रहा। थोड़ी देर पहले की बातों से फैंग युआन को यह समझ आ गया था कि ये लैंड स्पिरिट रेसिपीज इकट्ठा करने का दीवाना है। कोई भी नई रेसिपी मिलती है तो चाहे जैसे भी हो उसे हासिल करने की कोशिश करता है। अगर कोई और आदमी होता तो इस लैंड स्पिरिट ने अब तक उसे धमकाकर लूट लिया होता। लेकिन फैंग युआन डीमन वेनरेबल का इनहेरिटर था, इसलिए वो डरता था और बस अच्छी तरह से विनती ही कर सकता था। हैंडसम यंग लैड, चाय पसंद नहीं आई? क्या खुश नहीं हो? क्या इस चाय के बदले वो ह्यूमन स्किन वाली रेसिपी मुझे दे दो? लैंड स्पिरिट हंसते हुए फैंग युआन को खुश करने की कोशिश कर रहा था। फैंग युआन चुपचाप चाय पीता रहा। लांग या लैंड स्पिरिट की वो रहस्यमयी, मजबूत और समझदार वाली छवि पल भर में टूटकर गिरने लगी। यंग लैड, मेरा थोड़ा भला कर दो, इस बूढ़े पर दया खा लो। मैं यहां अकेला रहता हूं, बड़ा लोनली, बड़ा बोर्ड, बड़ा थर्स्टी रोज। बस इन रेसिपीज को देखकर समय काटता हूं। इतने दयनीय बूढ़े की बात भी ठुकरा दोगे क्या? लैंड स्पिरिट दादा जैसे दिखता था, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद भौहें, फैंग युआन को बड़ी दयनीय नजरों से देख रहा था। फैंग युआन की आंख फड़क उठी। अरे जरा होश में रहो, तुम लैंड स्पिरिट हो, इंसान नहीं। यंग लैड, तुम जो कहो वही सही, बस रेसिपी दे दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बूढ़े ने आंख मारते हुए कहा। फैंग युआन का मन हुआ कि इस क्रीपी बूढ़े को लात मारकर बाहर कर दे, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए जोर से बोला, नहीं का मतलब नहीं।
लैंड स्पिरिट का पूरा शरीर कांप गया और वो जमीन पर लौटते हुए रोने लगा। नहीं, मुझे एक्सचेंज चाहिए, मुझे रेसिपी चाहिए यंग लैड। तुम बहुत क्रूअल हो, बहुत रूथलेस हो, तुम्हें कंपैशन नहीं है। रेसिपी दे दोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना? प्लीज बस एक्सचेंज कर लो। फैंग युआन के दिमाग में मानो काले तीर चुभने लगे। उसने मन ही मन सोचा, सच में अफवाहों की बात और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। लांग या लैंड स्पिरिट की छवि पूरी तरह टूटकर चूर हो गई और जमीन पर बिखरी धूल की तरह हो गई। लेकिन इससे यह भी साफ हो गया कि ये लैंड स्पिरिट अंदर से कितना इनोसेंट और सिंसियर है। वो दादा बहुत देर तक जमीन पर लौटकर रोता रहा, मगर फैंग युआन फिर भी नहीं माना। आखिरकार वो उठकर खड़ा हुआ, पूरा चेहरा आंसुओं से भरा, दाढ़ी बाल भौहें सब भीगी हुईं। यंग लैड, तुम्हारा दिल आखिर है कहाँ? तुम बहुत क्रूअल हो, सच में डीमन वेनरेबल के इनहेरिटर जैसे हो। वो बूढ़ा ऐसे शिकायत कर रहा था जैसे कोई धोखा खाई हुई पत्नी अपने पति को देखती है। फैंग युआन ये नजरिया सह नहीं पाया। वो कांप गया और लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, चलो ठीक है, ह्यूमन स्किन गू वाली रेसिपी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सही समय आने पर। यंग लैड, तुम तो कमाल के इंसान हो, दुनिया के सबसे नेक इंसान हो, तो वो समय कब आएगा? लैंड स्पिरिट तुरंत खुश होकर बोला। फैंग युआन हंसते हुए बोला, 500 साल बाद। बूढ़े ने भौहें सिकोड़ लीं और तुरंत मायूस होकर बैठ गया। इतना लंबा समय? हूंफ, ये मेरी सबसे अच्छी शर्त है। क्यों, अब डील नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, चाहिए तो है ही, बस 500 साल की बात है। मैं इंतजार कर लूंगा यंग लैड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये हमारी लाइफ टाइम अग्रीमेंट है, बूढ़ा बड़ी मोहब्बत से बोला। फैंग युआन ने अपना चेहरा थामकर गहरी सांस ली। मेरे पास भी एक रेसिपी है, मैं उसे कनेक्टिंग हेवन गू के बदले एक्सचेंज करना चाहता हूं। ये सुनते ही लैंड स्पिरिट के चेहरे का भाव बदल गया। वो सीधे खड़ा हो गया और थोड़ा घमंडी अंदाज में बोला, ओ, कनेक्टिंग हेवन गू चाहिए? वो धीरे आराम से बोला, यंग लैड, सच बताऊं, मेरे पास रेसिपीज की गिनती नहीं है। अगर जो रेसिपी तुम दोगे वो मेरे पास पहले से होगी तो मैं नहीं लूंगा। फैंग युआन आत्मविश्वास से मुस्कुराया। बूढ़े, तुम्हारा जमाना बहुत पहले चला गया, जरा कागज और ब्रश लाओ, मैं एक हिस्सा लिख देता हूं। फैंग युआन ने आधा हिस्सा लिखते ही कलम रोक दी। लिखो लिखो, आगे क्या है? लैंड स्पिरिट बगल में खड़ा कान खुजाते हुए चमकती आंखों से देख रहा था। उसकी खुशी से साफ था कि ये रेसिपी बिल्कुल नई है, उसने कभी नहीं देखी। ये रैंक 5 रेसिपी है। अब बताओ, कनेक्टिंग हेवन गू कहाँ है? यहां लैंड स्पिरिट ने हाथ घुमाया और एक कनेक्टिंग हेवन गू मेज पर आ गया। फैंग युआन ने रेसिपी पूरी लिखी और कनेक्टिंग हेवन गू रिफाइन करके अपने एपर्चर में रख लिया। बगल में लैंड स्पिरिट बड़ी खुशी से रेसिपी को निहार रहा था। इस रेसिपी में जो जीव वर्म था वो 500 साल बाद गू मास्टर्स द्वारा खोजा गया था। उस समय 5 रीजन बैटल के कारण हालात बहुत क्योटिक थे और हर तरह के नए जीव बन रहे थे। ऐसा जब भी क्योटिक समय आता है, एक रैंक 9 गू इमॉर्टल पैदा होता है। फैंग युआन के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थीं, बहुत कुछ भूल गया था, पर रेसिपीज की पूरी दुनिया उसके दिमाग में भरी थी। ये रेसिपीज इस युग से मानो एक पूरा युग आगे थीं, इसलिए लैंड स्पिरिट ने इन्हें कभी सुना भी नहीं था। क्या तुम्हारे पास डिवाइन सेंस गू है? फैंग युआन ने कनेक्टिंग हेवन गू रखते हुए पूछा। हाँ है। एक्सचेंज। तुम्हारे पास और भी रेसिपीज हैं? बूढ़ा खुशी से हक्का बक्का रह गया। फैंग युआन मुस्कुराकर ब्रश और कागज उठाता है और लिखने लगता है, लेकिन इस बार आधा लिखते ही लैंड स्पिरिट हंस पड़ा। यंग मैन, ये रेसिपी मेरे पास पहले से है। ओ, फैंग युआन ने लिखना रोक दिया और उसका चेहरा एकदम ठिठक गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि लैंड स्पिरिट झूठ बोल रहा होगा। लैंड स्पिरिट्स का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि हाँ मतलब हाँ और ना मतलब ना। अगर भरोसा नहीं होता तो इसे देख लो। लांग या लैंड स्पिरिट ने हवा में हाथ मारा और एक गाय की खाल वाली रेसिपी अचानक प्रकट हुई और मेज पर आकर गिर गई। फैंग युआन ने एक नज़र डाली, ये वाकई असली थी। लगता है मेरी यादों में जो जीव वर्म्स थे वो भले ही 500 साल बाद दुनिया में दिखाई दिए हों, पर शायद वो बिल्कुल नए जीव नहीं थे। ऐसा सोचकर फैंग युआन हल्का सा हंसा और लैंड स्पिरिट से बोला, कोई बात नहीं, अगर ये काम का नहीं है तो मेरे पास एक और रेसिपी है। लेकिन इस बार फैंग युआन ने बस उसका 1/3 हिस्सा ही लिखा था कि लैंड स्पिरिट ने तुरंत ताली बजा दी। ये रेसिपी मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी जैसी एक चीज़ मेरे पास है, इसे देखो। इतना कहते ही उसने फैंग युआन को एक रेसिपी थमा दी जो लगभग 90% तक उसके जैसी ही थी। फौरन फैंग युआन समझ गया, मेरी रेसिपी शायद किसी गू मास्टर ने पुरानी एंशिएंट रेसिपी को सुधारकर बनाई होगी। युवा साथी, ये रेसिपी कोई खास कीमती नहीं है, मैं इसे लेने के बदले कुछ नहीं दूंगा, लैंड स्पिरिट ने कहा। फैंग युआन ने अपनी योजना वहीं सुधार दी। जब लॉन्ग हेयर एंसेस्टर जिंदा था तब उसे रेसिपीज इकट्ठा करना और उनका अध्ययन करना बेहद पसंद था। वो रिफाइनमेंट पाथ का सबसे बड़ा इमॉर्टल माना जाता था। उसने लंबा जीवन जिया और अनगिनत रेसिपीज जमा की। उसे बहुत बड़ा कलेक्टर कहा जा सकता था।
जहां तक फांग युआन की उम्र और उसकी दुनिया का सवाल था, वो अभी उस युग की चोटी पर पहुंचे ही नहीं थे। ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल तक अभी पैदा नहीं हुआ था। फैंग युआन की यादों में मौजूद गू वर्म्स की रेसिपीज लांग्या ब्लेसड लैंड के कई युगों की जमा पूंजी के आगे बिल्कुल मामूली लग रही थीं। तो इन्हें देख लो, फैंग युआन फिर से लिखने लगा। लेकिन इन रेसिपीज में से या तो लांग्या ब्लेस्ड लैंड के पास वो थीं, या फिर वो पुरानी एंशंट रेसिपीज के सुधारित रूप थे। लैंड स्पिरिट को उनमें से कुछ भी लेना नहीं था। फैंग युआन लाचार था। उसकी यादों में कुछ जीव वर्म्स बिल्कुल नए थे, लेकिन वो भविष्य में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले थे। हर एक उससे भारी फायदा दिलाने वाला था और पूरे क्षेत्रों की स्थिति बदल सकता था। अगर वो लांग्या ब्लेस्ड लैंड के सामने उजागर हो गए तो उसका नुकसान तो छोड़ो, पूरी इतिहास की दिशा बदल सकती थी। उसके लिए ये घाटा फायदों से कहीं ज्यादा था। लैंड स्पिरिट, इसे देखो, फैंग युआन ने मन में सोचा और स्टारगेट गू की रेसिपी लिखनी शुरू की। लैंड स्पिरिट ने देखते ही दिलचस्पी दिखाई। जितना फैंग युआन लिखता गया, लैंड स्पिरिट की रुचि उतनी ही बढ़ती गई। मैंने कभी ये रेसिपीज नहीं देखीं। अजीब हैं, बहुत अजीब। बूढ़ा दादाजी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बड़बड़ा रहा था। ये एक रैंक 5 गू रेसिपी थी और उसी से फैंग युआन ने डिवाइन सेंस गू हासिल कर लिया। युवा साथी, ये स्टारगेट ग्यू तो बड़ा दिलचस्प है। ये पांचों रीजन्स को पार कराने का असर देता है। हर रीजन की अपनी बाउंड्री और अपना डिफेंस होता है, मगर ये काला स्वर्ग ब्लैक हेवन की शक्ति का सहारा ले लेता है। इस तरह के गू वर्म्स में आमतौर पर होल अर्थ गू और कनेक्टिंग हेवन गू ही सबसे मशहूर क्लासिक्स माने जाते हैं। लेकिन ये स्टारगेट जीयू तो उन दोनों का बराबरी वाला है और किसी भी तरह से कम नहीं। क्या तुमने ये जीयू की रेसिपी खुद बनाई? लैंड स्पिरिट ने पूछा। बिल्कुल, फैंग युआन ने बिना झिझक तुरंत कहा। उसे इस काम में झूठा सम्मान लेने में जरा भी अपराध नहीं लग रहा था। फिर उसने और भी शेखी बघारी। इससे पहले की जो रेसिपीज थीं वो भी मैंने ही विकसित की हैं, हालांकि मैंने उनमें वर्तमान रेसिपीज को आधार बनाकर सुधार किया है। ये अभिनय उसकी और लांग्या लैंड स्पिरिट की नज़दीकी और भी बढ़ा गया। छोटे दोस्त, तुम्हारे अंदर रिफाइनमेंट पाथ की प्रतिभा है, मैं सच में हैरान हूं। लैंड स्पिरिट दादाजी ने उसे यंग लैड कहना छोड़कर अब लिटिल फ्रेंड कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस स्टारगेट जीयू की कमजोरियां भी हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए रात में सितारों की रोशनी इकट्ठी करनी पड़ती है। इसके अलावा इसकी रिफाइनमेंट सक्सेस रेट काफ़ी कम है, लेकिन अगर इसमें कुछ पूरक सामग्री डाल दी जाए तो सक्सेस रेट को 30% बढ़ाया जा सकता है। फिर लैंड स्पिरिट ने कुछ सामग्रियों के नाम बताए। फैंग युआन सुनते ही भौहें सिकोड़े, क्योंकि उसने इन चीज़ों के नाम कभी सुने तक नहीं थे। लगता है या तो ये इमेमोरियल एरा की चीज़ें होंगी या फिर बेहद दुर्लभ जिनका आम दिनों में कोई खास उपयोग नहीं होता। लैंड स्पिरिट फिर बोला, लगता है इस स्टारगेट ग्यू के साथ स्टारलाइट फायरफ्लाइज सबसे बेहतर मेल खाएंगी। स्टारलाइट फायरफ्लाइज होंगी तो स्टारलाइट की कमी नहीं रहेगी और स्टारगेट जीयू को कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्या? फैंग युआन ने यह सुनते ही दिल थामकर पूछा। स्टारलाइट फायरफ्लाइज क्या होती हैं? तुम स्टारलाइट फायरफ्लाइज को नहीं जानते, ये ठीक है। इमेमोरियल एरा में भी ये बहुत दुर्लभ थीं और ओल्डन एरा तक आते आते बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गईं। जब इमेमोरियल 9 हेवन्स मौजूद थे तब ज्यादातर स्टारलाइट फायरफ्लाइज ऑरेंज हेवन में रहती थीं। लैंड स्पिरिट ने एक और पुराना रहस्य खोल दिया। फैंग युआन निराश होकर बोला, जब एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं तो उनका जिक्र किस लिए? एक्सटिंक्ट तो केवल मॉर्टल रेल में हुई हैं। हाल ही में ट्रेजर येलो हेवन में सौदा करते समय मैंने स्टारलाइट फायरफ्लाइज का एक झुंड देखा था। लगता है वो स्टार लॉर्ड वान शांग का होगा, लैंड स्पिरिट ने याद करते हुए कहा। सच में? फैंग युआन की आंखें चमक उठीं। वो कनेक्टिंग हेवन गू और डिवाइन सेंस गू इसलिए ले रहा था ताकि वो किसी गू इमॉर्टल का रूप धरकर ट्रेजर येलो हेवन में जाकर सौदे कर सके, संसाधन जुटा सके और इमॉर्टल क्रेन सेक्ट पर अपनी निर्भरता खत्म कर सके। लैंड स्पिरिट की बात सुनकर उसके अंदर स्टारलाइट फायरफ्लाइज के लिए लालच और भी प्रबल हो गया। फैंग युआन की आंखें घूमी और वो हल्की चालाकी से हंसा। लैंड स्पिरिट, मेरे पास रेसिपीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टारलाइट फायरफ्लाइज चाहता हूं। लैंड स्पिरिट ने सिर हिलाया। मैं उसकी अदला बदली नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ब्लेस्ड लैंड में स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्यू मौजूद ही नहीं है, लैंड स्पिरिट ने बिल्कुल सहजता से कहा। फैंग युआन थोड़ा चिढ़कर बोला, अगर तुम्हारे पास स्टारलाइट फायरफ्लाई गू नहीं है तो कनेक्टिंग हेवन गू से ट्रेजर येलो हेवन में जाकर खरीद क्यों नहीं लेते? लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन की ओर एक अजीब सी नज़र से देखा। मैं स्टारलाइट फायरफ्लाई गू क्यों खरीदूं? अगर नहीं खरीदोगे तो मेरी रेसिपी के बदले तुम मेरा क्या दोगे? लैंड स्पिरिट ने सिर हिलाते हुए साफ कहा, तुम्हारी रेसिपी के बदले मैं सिर्फ वही जू दे सकता हूं जो अभी मेरे ब्लेस्ड लैंड में मौजूद हैं। फैंग युआन एकदम बेबस हो गया। लैंड स्पिरिट नियमों के अनुसार ही चलता था, कोई लचीलापन नहीं, कोई चालाकी नहीं, कुछ भी नहीं। आखिर वो इंसान नहीं था। फैंग युआन ने काफी कोशिश की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार उसे रोकना पड़ा,
लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक बात कौंधी। ठहरो, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ वही यू दोगे जो अभी तुम्हारे ब्लेसेड लैंड में मौजूद हैं। हाँ। फैंग युआन ने सूखे होंठ चाटे और बोला, तो फिर मैं अपनी इमॉर्टल गू रेसिपी देकर तुम्हारा हेवनली प्राइमीवल ट्रेजर इंपीरियल लोटस ले सकता हूं क्या? हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस असल में रैंक 6 इमॉर्टल ज्यू थी, लेकिन ये कोई प्राकृतिक ज्यू नहीं थी, बल्कि जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद इसे बनाया था। रैंक 3 हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, रैंक 4 हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस और रैंक 5 हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस, ये सब प्राइमीवल एसेंस पैदा करते थे, जिससे किसी भी गू मास्टर की प्राइमीवल एसेंस रिकवरी में बहुत बड़ी मदद मिलती थी। लेकिन रैंक 6 और उससे ऊपर की हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस इमॉर्टल एसेंस पैदा करती थी, और इसका उपयोग बेहद विशाल था। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने इसी गू पर भरोसा करके सारी इतिहास में रैंक 9 जू इमॉर्टल्स में सबसे ज्यादा इमॉर्टल एसेंस रखने वाला पर्सन बनने की ताकत हासिल की थी। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के मरने के बाद उनकी हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को परत दर परत सुरक्षा में रखा गया और ये दुनिया भर में एक मशहूर ट्रेजर बन गई। लेकिन कुछ दर्जन सालों बाद एक बेहद साहसी रैंक 7 गू इमॉर्टल ने इसे चुरा लिया। ये रैंक 7 गू इमॉर्टल वही था जो जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के बाद वेनरेबल बना था और आगे चलकर हेवनली थीफ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल। थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल की मौत के बाद यही हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस भी नष्ट हो गई। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल के साथ बहुत संपर्क था। डीमन वेनरेबल के सैकड़ों साल गायब रहने के बाद लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने इस गू को रिफाइन करने की कोशिश शुरू की और आखिरकार वो एक रैंक 6 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस रिफाइन करने में सफल हुआ। फिर उसे इस गू से इतना लगाव हो गया कि उसने इसे बढ़ाते हुए रैंक 8 स्टेज तक पहुंचा दिया। इमॉर्टल ज्यू एक ही तरह की होती हैं और उनके नाम भी वही रहते हैं। रैंक 6 के आगे चाहे वो रैंक 7 हो जाए या रैंक 8, उनके नाम नहीं बदलते। उदाहरण के लिए हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा जब रैंक 6 से रैंक 7 तक एडवांस होते हैं तब भी उनके नाम वही रहते हैं। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की मौत के बाद उसकी ऑब्सेशन हेवनली पावर से मिलकर लैंड स्पिरिट बन गई। वही रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस आज भी लांगया ब्लेस्ड लैंड में मौजूद रही। फिर लैंड स्पिरिट ने कहा कि आगे चलकर लांगया ब्लेसेड लैंड को एक सोल पाथ गू इमॉर्टल जिसका नाम गुई वांग था, उसने अचानक खोज लिया और पहली वेव में हमला किया। नतीजा ये हुआ कि लैंड स्पिरिट ने उसे पकड़ लिया, लेकिन गुई वांग ने लांगया ब्लेस्ड लैंड की खबर बाहर फैला दी और इससे और भी गू इमॉर्टल्स आकर्षित हुए। फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी, और फिर लगातार हमले होने लगे। 7वीं वेव में हेवनली कोर्ट ने कई रैंक 7 गू इमॉर्टल्स भेजे जो इमॉर्टल गू लेकर मॉर्टल रेल में उतरे, और एक बहुत दुखद बैटल के बाद लांगया ब्लेस्ड लैंड आखिरकार ढह गया और गू इमॉर्टल्स भी भारी नुकसान में गए। फेंग जियूजे इसी बैटल में मारा गया। फिर हेवनली कोर्ट लांगया ब्लेस्ड लैंड की भारी मात्रा में रेसिपीज लेकर वापस लौटा और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ताकत बहुत बढ़ गई और सिर्फ अपनी ताकत के दम पर उन्होंने चारों बड़े रीजन्स पर हमला कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के कारण फांग युआन को पहले से पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसी समय जब फैंग युआन ने अचानक इमॉर्टल गू रेसिपी के बदले हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस मांगने की बात कही तो लैंड स्पिरिट ने बिना झिझक तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस इमॉर्टल एसेंस पैदा करती है, इसी के सहारे मैं कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का सामना कर पाता हूँ। साथ ही मुझे रिफाइन करने के लिए इमॉर्टल एसेंस भी इसकी ज़रूरत होती है। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं की जा सकती। फैंग युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे थोड़ी उम्मीद थी, इसलिए उसे थोड़ा निराशा हुई, लेकिन लैंड स्पिरिट के अगले ही वाक्य ने उसकी उम्मीद फिर से जगा दी। हालांकि मेरे पास और भी कई इमॉर्टल ज्यू हैं। तुम्हारे पास कौन सी रेसिपी है? रैंक 7 रेसिपी के बदले सिर्फ रैंक 6 इमॉर्टल ज्यू मिलेगी। रैंक 8 रेसिपी के बदले रैंक 7 या रैंक 6 इमॉर्टल ज्यू मिलेगी। फैंग युआन की आंखें चमक उठीं। उसे पता था कि लांगया ब्लेस्ड लैंड में एक रैंक 7 बीस्ट एनस्लेवमेंट गू भी मौजूद है। ये इमॉर्टल ज्यू दुनिया के किसी भी वाइल्ड बीस्ट को वश में कर सकती है, चाहे म्यूटेटेड बीस्ट हो, मिरियाड बीस्ट एम्परर हो, डेसोलेट बीस्ट हो या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट हो। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने इसी ज्यू की मदद से बहुत सारे डेसोलेट बीस्ट्स और कई एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स तक को वश में किया था और उन सबको उसने 12 क्लाउड बिल्डिंग्स के नीचे दबाकर रखा था। इन्हीं डेसोलेट बीस्ट्स की रक्षा के कारण पूरा लांगया ब्लेस्ड लैंड एक मजबूत किले की तरह बना रहा और गू इमॉर्टल्स के छठे वेव के पागलपन भरे अटैक तक टिका रहा और फिर 7वें वेव में जाकर गिर गया। फैंग युआन ने मन में सोचा कि बीस्ट एनस्लेवमेंट गू ब्लेस्ड लैंड के लिए बेहद ज़रूरी है। लैंड स्पिरिट इसे कभी एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने बहुत सारी इमॉर्टल गू रिफाइन की थी,
जरूर उसके पास बीस्ट इंस्लेवमेंट गू और हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस के अलावा भी बहुत कुछ होगा। फैंग युआन थोड़ा उत्साहित हुआ और सोचकर एक रेसिपी लिखने बैठ गया। ओल्ड लैंड स्पिरिट पीछे हाथ बांधकर खड़ा होकर देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो हंस पड़ा। ये तो सेकंड एपर्चर जीयू की रेसिपी है ना? फैंग युआन ने लिखना रोककर कहा। अरे तुम्हारे पास ये भी है? लैंड स्पिरिट गर्व से बोला, बिल्कुल, मेरे पास अनगिनत रेसिपीज हैं, हजारों इमॉर्टल ग्यू रेसिपीज भी हैं। फैंग युआन की आंखों में चमक दौड़ गई और उसने मन में सोचा कि ऐसी दौलत देखकर हेवनली कोर्ट ने हमला क्यों किया होगा, अब समझ में आता है। इस बात पर उसने फिर सोचा और दूसरी कागज पर लिखने लगा। इस बार वो रैंक 6 ब्लड डीटी की रेसिपी लिख रहा था। लैंड स्पिरिट ने रेसिपी का शुरुआती हिस्सा देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन धीरे धीरे वो चमक फीकी पड़ने लगी। जब फैंग युआन ने तीसरी लाइन लिखी ही थी, तभी लैंड स्पिरिट ने धीरे से कहा कि तुम्हारा ये ब्लड पाथ वाला रेसिपी भले ही दिखने में बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक रेमनेंट रेसिपी है। कुछ हिस्से तुमने ठीक तो कर दिए हैं, लेकिन इसके कई स्टेप्स आपस में टकरा रहे हैं और इसे रिफाइन करने की संभावना बहुत ही कम है। इस रेसिपी के बदले तुम इमॉर्टल ज्यू नहीं ले सकते। ये सुनकर फैंग युआन ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसे याद आया कि ये ब्लड डीटी वाला रेसिपी उसे तब मिला था जब वो खुद बहुत मुश्किल हालत में पड़ा था। वो रेसिपी अधूरा था। बाद में उसने कड़ी मेहनत की, खुद रिसर्च किया और कई जू इमॉर्टल से मदद मांगकर इस रेसिपी को जितना हो सके उतना पूरा करवाया। अभी जो रेसिपी उसके हाथ में है वो उसी मेहनत का नतीजा है, लेकिन भीतर ही भीतर वो जानता था कि ये रेसिपी सही नहीं है। इसी वजह से अपनी पिछली जिंदगी में उसने ब्लड डीटी को रिफाइन करने का रास्ता छोड़ दिया था। उसके बाद एक संयोग में उसे स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का सही और पूरा रेसिपी मिल गया था, और उसी दिन उसने ब्लड डीटी का विचार त्याग दिया और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को रिफाइन करने का फैसला किया। लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसकी सबसे बड़ी रीबर्थ वाली सीक्रेट बात से जुड़ा हुआ था। लांग्या ब्लेसड लैंड के पास ये रेसिपी होता भी तो फैंग युआन इसे कभी बाहर नहीं निकालता। थ्री किंग्स ब्लेस्ड लैंड में उसने इसे इसलिए दिखाया था क्योंकि वो पूरी तरह फंस गया था और उसे किसी बहुत बड़ी जीत की उम्मीद में दांव लगाना पड़ा था। लेकिन अभी उसकी हालत वैसी नहीं थी। अभी उसे कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए फैंग युआन ने ब्लड डीटी वाला रेसिपी आगे लिखना बंद कर दिया। उसे जितने इमॉर्टल ग्यू रेसिपीज आते थे वो मुश्किल से दर्जन भर थे, और उनमें से ज्यादातर रेमनेंट थे। उन रेमनेंट रेसिपीज में भी ब्लड डीटी वाला सबसे बेहतर था। उसके पास सिर्फ 2 रेसिपीज बिल्कुल सही और पूरे थे। फर्स्ट था सेकेंड एपर्चर जीयू और दूसरा स्प्रिंग ऑटम सिकाडा। लेकिन पहले वाला लांग्या ब्लेस्ड लैंड के पास पहले से ही मौजूद था, और दूसरा वो किसी भी हालत में उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फैंग युआन कुछ देर चुप रहा। फिर सोचने के बाद उसने पूछा कि लैंड स्पिरिट, क्या मैं रैंक 5 रेसिपी देकर स्टारगेट ज्यू ले सकता हूं? लैंड स्पिरिट ने सिर हिलाया और बोला कि नहीं, तुम सिर्फ वही ज्यू वर्म्स ले सकते हो जो मेरे पास अभी मौजूद हैं। फैंग युआन को यह बिल्कुल मंजूर नहीं हुआ। उसने फिर पूछा कि लैंड स्पिरिट, क्या तुम स्टारगेट गू रिफाइन करना ही नहीं चाहते? ये तो एक बिल्कुल नया गू है। लैंड स्पिरिट ने कहा कि चाहना तो मैं भी हूं। भले ही ये जीयू मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन मैं इसे ट्रेजर येलो हेवन में बेच सकता हूं। हाँ, मैं इसे रिफाइन कर सकता हूं, लेकिन कब करूंगा ये तय नहीं है। ये कहते हुए उसे अचानक बात समझ में आ गई। उसने थोड़ा चालाकी वाला भाव दिखाते हुए कहा, लिटिल फ्रेंड, तुम थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल के इनहेरिटर हो। तुम्हारे पास मुझसे ज्यू रिफाइनमेंट करवाने का 3 बार का मौका है। लेकिन अगर तुम इमॉर्टल ग्यू रिफाइन करवाना चाहते हो तो चाहे अंडरस्कोर सक्सेस हो या अंडरस्कोर फेल, एक चांस खत्म माना जाएगा। लेकिन मॉर्टल ज्यू रिफाइन करवाना चाहो तो वो मैं हमेशा तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। अगर तुम्हें स्टारगेट ज्यू चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए उसे रिफाइन कर सकता हूं और उसे सफलता के साथ निकाल सकता हूं। फैंग युआन को तब वो छोटे छोटे नियम याद आए जो उसने पहले ध्यान ही नहीं दिए थे। उसे समझ आ गया कि मा होंग युन ने उस साल 3 रैंक 5 ज्यू इसलिए रिफाइन करवाए थे क्योंकि वो उस समय मॉर्टल था और शायद इमॉर्टल ज्यू की असली कीमत ही नहीं जानता था। ऊपर से मॉर्टल शरीर इमॉर्टल ज्यू का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इसलिए उसने रैंक 5 जीयू लिए जिससे उसकी तुरंत बैटल स्ट्रेंथ बढ़ सके। बाहर लौटकर उसी शक्ति से उसने अपनी हालत बदली और हार के बदले जीत बनाई। लेकिन बाद में जब एम्मा होंग युन इमॉर्टल बना तो उसे एहसास हुआ कि वो मौका कितना अनमोल था। लेकिन तब तक पछतावे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मा होंग युन की ये मजबूरी आज फैंग युआन की मजबूरी बन गई थी। फैंग युआन अभी मॉर्टल था। इमॉर्टल जीयू अगर उसके हाथ में हो भी जाए तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिटिल हू लैंड स्पिरिट जरूर इमॉर्टल गू इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन होल अर्थ गू, कनेक्टिंग हेवन गू या स्टारगेट गू, इन तीनों में इतनी शक्ति नहीं कि वो इमॉर्टल गू को हू इमॉर्टल ब्लेसड लैंड तक भेज सके।
मतलब साफ था कि इमॉर्टल ग्यू मिल भी जाए तो फैंग युआन उसे अपने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड तक पहुंचा ही नहीं सकता। और ऊपर से इन 3 रिफाइनमेंट के मौकों का एक नियम था कि फैंग युआन को खुद सही रेसिपी देना होगा। रेसिपी में थोड़ी भी गलती हुई तो रिफाइनमेंट अंडरस्कोर फेल। और अगर दुनिया में कोई दूसरा उस इमॉर्टल ज्यू का मालिक हो तो भी रिफाइनमेंट अंडरस्कोर फेल। और रिफाइनमेंट अंडरस्कोर फेल होने पर एक मौका खत्म। थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने उस जमाने में 6 इमॉर्टल ग्यू रिफाइन किए थे। उसके 2 कारण थे। एक, लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का घमंड जो जानबूझकर असफल नहीं होना चाहता था। दूसरा, थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल की प्रतिभा और तैयारी। उसने हर मौके का फायदा उठाया और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से 6 बार बेहद कीमती मटेरियल खर्च करवाए। लेकिन अब लॉन्ग हेयर एंसेस्टर मरकर लैंड स्पिरिट बन चुका था। और लैंड स्पिरिट होने के नाते वो फैंग युआन के साथ धोखा तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी रिफाइनमेंट क्षमता पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में क्या फैंग युआन अपनी इतनी कीमती अपॉर्चुनिटी स्टारगेट ग्यू पर खर्च करे? फैंग युआन इस सोच में गहरे डूब गया। आम समझ तो यही कहती थी कि इन 3 मौकों का पूरा फायदा उठाकर 3 इमॉर्टल ज्यू रिफाइन करने चाहिए, जैसे थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने किया था। लेकिन फैंग युआन ऐसा कर ही नहीं सकता था। पहली बात, उसके पास इमॉर्टल ग्यू रेसिपीज ही नहीं थे। दूसरी बात, उसके पास वो क्षमता नहीं थी कि वो इमॉर्टल ज्यू रिफाइनमेंट को सफल करवा सके। तीसरी बात, इमॉर्टल ग्यू रिफाइन हो भी जाए वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऊपर से इतनी कीमती चीज उसके लिए मुसीबत बन जाती। यानी रैंक 5 GU उससे कहीं ज्यादा उपयोगी था। और सच्चाई ये थी कि रैंक 4 उसके लिए सबसे सुरक्षित स्तर था। नॉर्दर्न प्लेन्स की स्थिति को देखते हुए रैंक 4 उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। उसने सोचा कि तीनों मौके वैसे भी उसके पास रहेंगे, चाहे मा होंग यून आए या थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल का कोई और इनहेरिटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मौके उसके ही रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे स्टारगेट GU की अभी जरूरत थी। फैंग युआन की हालत सच में बहुत उलझी हुई थी। उसकी स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेशन सिर्फ 30 जून की थी। उसे अर्जेंटली ऐसे GU की जरूरत थी जो उसकी स्किन और फ्लैश को सुधार सके। एनस्लेवमेंट पाथ में वुल्व्स को खिलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुका था। ट्राइब न होने पर वो खुद सिर्फ 30,000 वुल्व्स ही संभाल सकता था। सोल की बात करें तो वुल्फमैन सोल तो बन चुका था। वो डांगहन माउंटेन जाकर गट्स गू से सोल मजबूत कर सकता था। कल्टिवेशन की दृष्टि से वो रैंक 5 ब्रेक थ्रू की पूरी शर्तें पूरी कर चुका था, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स की रीजन सप्रेशन उसे ब्रेक थ्रू नहीं करने दे रही थी। उसकी हालत एक ऐसे चेस प्लेयर जैसी थी जिसकी सारी चालें फंसी हों और कोई भी मोहरा आगे न बढ़ सके। एकदम डेडलॉक। और उसके सामने एक बड़ा बॉटलनेक खड़ा था। अगर फैंग युआन के रास्ते में कोई बाहरी रुकावट नहीं होती और वो सिर्फ अपनी ही ताकत पर चलता तो वो धीरे धीरे ताकत जमा करता और मौका आते ही ब्रेक थ्रू कर लेता। लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की वजह से उसके पास समय ही सबसे बड़ी कमी थी। और अगर वो समय यूं ही गवाता रहता और कुछ जरूरी मौकों से चूक जाता तो उसके रीबर्थ का फायदा भी बेकार हो जाता। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये 3 मौके सच में बहुत कीमती हैं। अगर वो बस अंधाधुंध इन्हें भविष्य के लिए बचाए रखता तो दिखने में तो लगता कि वो इन्हें सही जगह इस्तेमाल करेगा, लेकिन असल में ऐसा करने से उसका बढ़ना ही रुक जाता। हर स्थिति की अपनी जरूरत होती है। वो थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल की नकल नहीं कर सकता था और न ही मा होंग यून की तरह इन 3 मौकों को बेवजह बर्बाद करना चाहता था। काफी देर शांत बैठकर गहराई से सोचने के बाद फैंग युआन ने अपना फैसला किया। उसने धीरे से कहा, लैंड स्पिरिट, मैंने सोच लिया है। इस बार मेरा अनुरोध ये है कि तुम मेरे लिए स्टारगेट ग्यू रिफाइन कर दो। बाकी 2 मौके मैं बाद के लिए छोड़ दूंगा। लैंड स्पिरिट ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम सच में स्टारगेट ग्यू रिफाइन करवाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, तुम एक इमॉर्टल ग्यू रिफाइन करने का मौका छोड़ रहे हो। शायद तुम ब्लड डीटी वाली रेसिपी पर दांव लगा सकते हो। लैंड स्पिरिट को रेसिपीज से अलग ही प्रेम था। ब्लड डीटी की रेसिपी टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे रखना चाहता था। फैंग युआन ने बिना झिझक सिर हिलाया, नहीं। रिफाइन स्टारगेट ग्यू। लैंड स्पिरिट ने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है। इस दुनिया में कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ग्यू नहीं होता, बस वही ग्यू सबसे अच्छा होता है जो किसी व्यक्ति को सूट करे। इमॉर्टल ग्यू तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन लगता है तुम्हारे लिए स्टारगेट ग्यू बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए यही रिफाइन करूंगा। फिर लैंड स्पिरिट बाबा ने एक इच्छा की और एक झटके में 5 ग्यू इमॉर्टल्स को वहां बुला लिया। इन 5 इमॉर्टल्स में एक बहुत ही कुरूप दिख रहा था। एक के चेहरे पर लालिमा थी, एक ने नीले कपड़े पहने थे, एक ने पीले और एक ने गुलाबी स्कर्ट। ये गुई वांग का समूह था। यही लोग लांग्या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने आए थे और अपनी ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस खर्च करके लांग्या ब्लेस्ड लैंड की व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस को खत्म करना चाहते थे। लेकिन लैंड स्पिरिट ने जानबूझकर कमजोरी दिखाई ताकि वो इन सभी को फंसा सके।
लांग या ब्लेसड लैंड के पास रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस था, इसलिए उसे व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस की कभी कमी नहीं होने वाली थी। और क्योंकि गुई वैंग और उसका समूह किसी इमॉर्टल ज्यू के बिना आए थे, लैंड स्पिरिट ने उन्हें भीतर आने के लिए लालच दिया। जैसे ही वो 5 क्लाउड बिल्डिंग्स की तरफ दौड़े, लैंड स्पिरिट ने उनके रैंक 5 जीयू को कैद कर लिया। गुई वांग और बाकी सबको तुरंत समझ आ गया कि हालत खराब है। उन्होंने पूरी इमॉर्टल एसेंस झोंक दी, लेकिन लांग या लैंड स्पिरिट के सामने उनकी एक नहीं चली। लैंड स्पिरिट ने तो एक डेसोलेट बीस तक इस्तेमाल नहीं किया और इन 5 इमॉर्टल्स को पकड़ लिया। इतने साल कल्टिवेशन करने के बाद ये 5 इमॉर्टल्स हालात को पहचानते थे। उन्होंने तुरंत जिंदगी बचाने के लिए घुटने टेक दिए। टेलीपोर्ट होकर पहुंचते ही उन्होंने झुककर कहा, सबॉर्डिनेट्स ग्रीट लॉर्ड लांग या लैंड स्पिरिट। लैंड स्पिरिट ने अपनी सफ़ेद लंबी दाढ़ी सहलाई और वही गंभीर रूप धारण किया जैसा फांग युआन ने पहली बार देखा था। फिर उसने फांग युआन की ओर इशारा किया, ये है थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल का इनहेरिटर चंगशान येन। इनका अभिवादन करो। थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल का इनहेरिटर सुनते ही 5 इमॉर्टल्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों में साफ साफ हैरानी दिख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक वो फैंग युआन को एक साधारण मॉर्टल समझकर तुच्छ समझ रहे थे। अब उनकी सारी घमंड हवा हो गई। आखिर थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल कौन था? रैंक 9 गू इमॉर्टल। इमेमोरियल एरा से लेकर प्रेजेंट एज तक इंसानों की पूरी इतिहास में सिर्फ लगभग 10 ही ऐसे वेनरेबल हुए थे, और उनके सामने खड़ा था एक रैंक 9 ज्यू इमॉर्टल का इनहेरिटर। ये सोचकर 5 इमॉर्टल्स के मन में ईर्ष्या और जलन भर गई। क्यों मुझे ऐसा मौका नहीं मिला? इस लड़के की किस्मत तो आसमान फाड़ रही है। कहीं थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने इसकी असली इनहेरिटेंस भी दी हो। उनके मन में विचार उमड़ने लगे जब उन्होंने फैंग युआन को प्रणाम किया। जू इमॉर्टल्स का किसी मॉर्टल को झुककर प्रणाम करना ऐसा था जैसे कोई हाथी चींटी को प्रणाम करे। लेकिन इन 5 इमॉर्टल्स को इस समय कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। उधर फांग युआन के चेहरे पर एकदम सन्नाटा था। उसके लिए तो अगर एक रैंक 9 यू इमॉर्टल भी उसे प्रणाम कर दे तो उसे कोई सम्मान महसूस नहीं होगा, और अगर हालत उल्टी हो जाए और उसे किसी मॉर्टल के सामने घुटने टेकने पड़े तब भी उसे कोई शर्म नहीं होगी। उसकी नज़र में जो भी अंत में मरने वाला है वो सब बराबर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई पहले मरता है और कोई बाद में। जो ऊंचे खानदान में हैं या जो नीचे हैं, दोनों ही मौत के सामने एक बराबर। असल में ये दुनियावी पदवी, ये स्टेटस सब एक ढोंग है। लोग खुद को धोखा देते रहते हैं। कोई खुद को नोबल समझकर खुश रहता है, कोई खुद को मामूली समझकर दुखी रहता है। क्या राजा पैदा होते ही राजा बन जाता है? जब सब लोग एक समान जन्म लेते हैं तो एक को दूसरे के सामने क्यों झुकना चाहिए? सिर्फ इमॉर्टैलिटी ही असली लक्ष्य है, सिर्फ इटर्नल लाइफ ही असली मंजिल है। अगर अमर नहीं हो सकते तो रैंक 9 जू इमॉर्टल भी गटर के कीचड़ से ज्यादा क्या है? फैंग युआन मन में बुदबुदाया, मैं भी एक बड़ा मूर्ख हूं, पर मैं वो मूर्ख नहीं बनना चाहता जो सिर्फ गंदगी से बना हो। ये सब बातें वो किसी से कह नहीं सकता था और नहीं कहना चाहता था। फैंग युआन ने 5 इमॉर्टल्स का अभिवादन ठंडे चेहरे से स्वीकार किया और लैंड स्पिरिट की ओर मुड़ा। लैंड स्पिरिट, क्या तुम खुद रिफाइन नहीं करोगे? लैंड स्पिरिट ने हंसकर कहा, जरूर मैं खुद ही रिफाइन करूंगा, पर ये 5 जो है ना, इन्हें सपोर्ट में लगा दूंगा। कचरे का उपयोग हो जाएगा। कचरा सुनकर और फैंग युआन द्वारा पूरी तरह अनदेखा किए जाने पर 5 इमॉर्टल्स के चेहरे कड़वे पड़ गए। कैद में पड़े होने की वजह से उनके भीतर गुस्सा तो जल रहा था, लेकिन अभी वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। बस बेबस होकर ये गुस्सा अंदर ही दबाए रखना था और लैंड स्पिरिट की बातों को सुनना था। लेकिन पूर्व लॉन्ग हेयर एंसेस्टर जो अब लैंड स्पिरिट बन चुका था, उसका पहला रिफाइन प्रयास 5 इमॉर्टल्स की मदद के बावजूद असफल हो गया। लैंड स्पिरिट नाक सिकोड़कर बोला कि ये स्टारगेट जीव काफी मुश्किल है। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, बल्कि इसका रिफाइन खुद ही एक तय सक्सेस रेट के साथ आता है। उसने फैंग युआन को देखते हुए कहा कि चिंता मत करो, स्टारगेट ग्यू तो रैंक 5 है, इसे मैं तुम्हारे लिए जरूर पूरा कर दूंगा। फैंग युआन बादलों जैसे मुलायम क्लाउड बेड पर लेट गया और बेफिक्र बोला कि ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। लांग या ब्लेसड लैंड में समय बाहर की दुनिया से 36 गुना तेज बहता था। यहां का 1 महीना बाहर की दुनिया में 1 दिन के बराबर ही होता था। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का घमंड लैंड स्पिरिट में वैसे ही बना हुआ था। रिफाइन फेल होते ही उसका मिजाज और खराब हो गया। उसने फैंग युआन की तरफ देखा और पाया कि उसने क्लाउड मिस्टीक खत्म कर दी है। उसने एक इमॉर्टल की ओर इशारा करके कहा कि तुम हद से ज्यादा अनाड़ी, तुम्हारे तो दिमाग में जैसे कुछ भरता ही नहीं, तुम्हें रिफाइन में कहीं देखने लायक नहीं समझता, जाकर मेरे छोटे दोस्त के लिए चाय लेकर आओ। जिस फीमेल इमॉर्टल को यूं डांटकर चाय लाने को कहा गया वो थी फेरी हुआंगशा। वो अंदर तक क्रोधित हो उठी, लेकिन फ्लेयर होने की हिम्मत नहीं थी। उसकी जान अभी लांगिया लैंड स्पिरिट के हाथों में थी।
बस होठ दबाकर गुस्से को रोकते हुए फैंग युआन के लिए चाय बनाने लगी। फैंग युआन ने उसे देखकर कहा कि मुझे चाय पसंद नहीं है, क्या तुम्हारे पास यहाँ वाइन है? मुझे तो सिर्फ टॉप क्वालिटी वाइन पसंद है, और इतने ग्रैंड लैंग या ब्लेस्ड लैंड में होंगी ही। लैंड स्पिरिट नाक चढ़ाकर बोला कि क्यों नहीं होंगी। सेलेस्टियल हॉर्स वाइन और डेस्टिट्यूट वाइन दोनों टॉप क्वालिटी वाइन हैं। कौन सी चाहिए? फैंग युआन ने बिना किसी हिचक के कहा कि दोनों ही ले आओ, मैं चखूंगा। इस तरह फेरी हुआंगशा फैंग युआन की सेवा करने वाली बन गई। सेलेस्टियल हॉर्स वाइन दूध जैसी सफ़ेद थी, जिसकी खुशबू में दूध की मिठास थी, स्वाद में बहुत मुलायम और गाढ़ी। डेस्टिट्यूट वाइन दिखने में बिल्कुल साफ पानी की तरह, कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं, स्वाद में भी फीकी, लेकिन इसके बाद के असर इतने तेज कि एक घूंट से ही आदमी 7-8 दिन तक नशे में खो जाता था। लैंड स्पिरिट रिफाइन में लगा था, और फैंग युआन ने उसी का फायदा उठाते हुए हल्का सा स्वाद लेकर दोनों पीपों को वुल्फ स्वॉलो जू में रख लिया। दूसरी बार रिफाइन की कोशिश भी फेल हो गई। लैंड स्पिरिट का चेहरा और काला पड़ गया। उसने गुर्राकर कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता, मैं फिर कोशिश करूंगा। वो जानता था कि फैंग युआन ने वाइन समेट ली है, लेकिन अभी अपने घमंड और स्वाभिमान के चलते वो अनदेखा कर रहा था। तीसरी रिफाइन की कोशिश की तैयारी हो रही थी कि इतने में फेरी हुआंगशा फैंग युआन के करीब आकर धीमी रोती हुई आवाज में बोली कि यंग मास्टर, दया करो, इस दासी को बचा लो। उसकी गोरी मुलायम त्वचा बिल्कुल वैसे लग रही थी जैसे अभी अभी किसी लिच्ची का छिलका उतारा गया हो। गहरी भौहें, झील जैसी आंखों में छिपी कोमल चमक, बहुत बड़ा उभार और पतली कमर, उसकी आकृति इतनी मोहक कि दिल और आत्मा दोनों को चौंका दे। अभी जब वो आंखों में आंसू लिए बोल रही थी तो सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी पिघल जाएं। फिर से गिड़गिड़ाकर बोली कि अगर आप मुझे बचा लें तो मैं उम्र भर आपकी दासी बनकर रहूंगी, आपकी हर आज्ञा मानूंगी। एक फीमेल ग्यू इमॉर्टल की इस तरह की विनती कोई और आदमी होता तो भावनाओं में बह चुका होता। उनकी नज़र झुक जाती, शरीर गर्म हो जाता। मर्दों में किसी को जीतने की जो इच्छा होती है, खासकर किसी ऊंचे दर्जे की महिला को, वो काबू से बाहर हो जाती। लेकिन फैंग युआन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अपने पिछले जीवन में ये पांचों इमॉर्टल्स उसके लिए सिर्फ कैनन फॉडर थे। लंग या ब्लेसड लैंड में ये सब मरे थे, अपने लोभ और उतावलेपन की सही सजा पाई थी। फेरी हुआंगशा चाहे कितनी सुंदर हो, फैंग युआन की निगाह में वो गटर में पड़े कीचड़ जैसी बेकार थी। वो मन ही मन हंसा कि लेकिन अगर मैं इमॉर्टैलिटी तक नहीं पहुंच पाया तो मैं भी उसी गटर की मिट्टी जैसा हो जाऊंगा। फेरी हुआंगशा फिर कुछ कहने ही वाली थी। उसे यकीन था कि उसकी सुंदरता से वो किसी का भी दिल जीत सकती है, और शायद यही उसकी जान बचाने का आखिरी मौका है। लेकिन उसे क्या पता, फैंग युआन तो लांग या लैंड स्पिरिट से भी ज्यादा अजीब और कठोर है। फैंग युआन ने उसकी ओर देखा और बोला कि तुम बहुत शोर करती हो, दफा हो जाओ। और उसने एक लात मारकर फेरी हुआंगशा को गिरा दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी और पल भर तक समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। क्या वास्तव में उसे ठुकरा दिया गया? क्या वो आदमी है भी? उसके अंदर अपमान की आग ऐसी उठी कि उसका चेहरा बिगड़ गया और फैंग युआन के प्रति उसकी नजरें जहर से भर गईं। फैंग युआन तुनक्कर हंसा, उठकर उसके पास गया और उसके चेहरे के बहुत पास जाकर पैर मारा। एक भारी आवाज हुई। फेरी हुआंगशा का सिर जमीन से टकराया। उसके रैंक 5 जीयू पहले ही छीन लिए जा चुके थे। इमॉर्टल एसेंस खत्म हो चुका था और लांग या ब्लेस्ड लैंड का दबाव अलग ही चल रहा था। फैंग युआन के सामने उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। वो दांत भींचकर चीखी, उसके मुंह में टूटी हुई दांत की वजह से खून भर गया था। पिछले पल की उसकी नाजुक और दयनीय शक्ल गायब हो चुकी थी। अब वो एकदम दूसरे रूप में गुस्से और नफरत से भरी खड़ी थी। फैंग युआन की आंखें ठंडी चमक के साथ बोलीं कि इतनी सी सुंदरता क्या मुझे बहकाएगी? अगर तुमने मुझे दोबारा घूरा तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। फेरी हुआंगशा का पूरा शरीर कांप उठा। वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, लेकिन सिर झुका दिया और नजरें हटाकर खड़ी रहीं। दूसरी ओर स्टारगेट जीयू फिर रिफाइन में फेल हो गया। लैंड स्पिरिट क्रोध से पांव पटकता हुआ फैंग युआन के पास आया और बोला कि छोटे दोस्त, गुस्सा मत करो, अभी अभी इन्हें पकड़ा है, ठीक से सिखाने का मौका ही नहीं मिला। चाहो तो तुम इस लड़की से खेल सकते हो, इसे नचा सकते हो, इसके कपड़े उतरवा सकते हो, जो मन करे कर सकते हो। मैं अभी रिफाइन के लिए सामग्री लेने जा रहा हूं। ये सुनकर फेरी हुआंगशा जैसे बर्फ में जम गई। अपमान की लहर उसके दिल को डुबोने लगी। कपड़े उतरवाकर नचाना, इतनी बड़ी जू इमॉर्टल को इस तरह खेल की वस्तु बना देना, ये सोचकर ही उसे मर जाने का मन हुआ। पास खड़े गुई वांग और लोनर होंगयू की आंखें चमक उठीं और वे उसे भूखी नजर से देखने लगे। जो दो औरतें पहले फेरी हुआंगशा की दोस्त हुआ करती थीं, फेरी फेनमेंग और फेरी किंग सुओ, वे दोनों ऐसे खड़ी थीं जैसे कुछ सुना ही न हो।
जैसे ही माहौल बिना रोक टोक की बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था, फैंग युआन ने तिरस्कार से कहा कि उसके कपड़े उतरवाना, उससे नाच करवाना, इसमें क्या मजा है। वासना, किसी पर हावी होने की इच्छा, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी मुझे सिर्फ स्टारगेट जियो में दिलचस्पी है। गुई वांग और लोनर होंगयू बेहद उदास थे। फेरी किंग सुओ और फेरी फेन मेंग ने एक लंबी भारी सांस छोड़ी। उनके चेहरे पर अलग अलग तरह के जज्बात झलक रहे थे। फेरी हुआंग शा के दिल पर जो भारी पत्थर रखा था, वो जैसे नीचे गिर गया और उसका बदन बिल्कुल ढीला पड़ गया, लगभग जमीन पर ही गिर पड़ती। फैंग युआन और उस लैंड स्पिरिट के लिए उसके मन में जो नफरत थी, वो कई गुना बढ़ गई। उसके मन में बस एक ही सोच उभर रही थी, अगर मैं किसी तरह बच निकली, अगर मैं दोबारा ताकत जुटा पाई, तो मैं तुम्हारे जिस्म के 1000 टुकड़े कर दूंगी, ताकि मेरे दिल की ये जलती हुई नफरत शांत हो सके। हे छोटी दोस्त, सच में तुम डीमन वेनरेबल की उत्तराधिकारी कहलाने लायक हो, लैंड स्पिरिट ने जबरदस्ती हंसी निकालते हुए कहा और कनेक्टिंग हेवनज्यू निकालकर हाथ में ले आया। जब यह कनेक्टिंग हेवनज्यू सक्रिय हुई तो एक गोल दर्पण का रूप लेकर हवा में उड़ी और लैंड स्पिरिट के सिर के ऊपर जाकर ठहर गई। दर्पण की काली पिच अंधेरी सतह एकदम बदल गई और उसमें से चमकदार पीली रोशनी निकलने लगी। लैंड स्पिरिट ने डिवाइन सेंस ग्यू को सक्रिय किया। डिवाइन सेंस की लहरें उस दर्पण में भेजीं और सामने से आने वाली डिवाइन सेंस की दूसरी लहरों से उसका आदान प्रदान होने लगा। एक ही समय में दर्पण की सतह बार बार बदलती रही और उसमें अलग अलग तरह के मटीरियल्स की तस्वीरें उभरती रहीं। लग रहा था जैसे लैंड स्पिरिट पहले से ही किसी समझौते पर पहुंच चुका है। उसने अचानक 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स निकाले और कनेक्टिंग हेवन ज्यू में डाल दिए। दर्पण की सतह पर लहरें उठीं और इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स उसके भीतर समा गए। फिर दर्पण से एक के बाद एक मटीरियल्स बाहर निकलने लगे। इस बार मैंने 20 सेट मटीरियल्स खरीदे हैं, मैं नहीं मानूंगा कि रिफाइनमेंट इस बार भी विफल होगा, लैंड स्पिरिट ने गुस्से में कहा। ग्यू रिफाइनमेंट दोबारा शुरू हुई और आखिरी चरण में आसमान से चमकदार स्टारलाइट इकट्ठा होकर 2 अंडाकार पत्थरों की तरह आकार लेने लगी। सफलता, लैंड स्पिरिट खुशी से हंस पड़ा और नीले रत्न जैसे चमकते हुए वे दोनों अंडाकार ग्यू वर्म्स फैंग युआन की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये है स्टारगेट ग्यू, हमारा समझौता मैं पूरा कर चुका हूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सच में काम भी करता है या नहीं? फैंग युआन ने उस टारगेट ग्यू की जोड़ी को हाथ में लेते हुए पूछा। लैंड स्पिरिट का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, जैसे उसे बहुत बड़ी बेइज्जती दी गई हो। क्या तुम मेरी जीयू रिफाइनमेंट क्षमता पर शक कर रहे हो? अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं इसे बदल दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं, फैंग युआन बिल्कुल सीधे शब्दों में बोला और जाने की इच्छा जाहिर कर दी। लैंड स्पिरिट ने उसकी आंखों में घूर कर देखा, ऐसे ही चले जाओगे? क्या बाकी 2 चांसेस अभी इस्तेमाल नहीं करोगे? मैं उन्हें बाद के लिए बचाकर रख रहा हूं, रास्ता कहाँ है? लैंड स्पिरिट ने हाथ लहराया और उसने 5 इमॉर्टल्स को तुरंत बाहर भेज दिया। फिर उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। अब तुम्हारे पास क्या रेसिपीज बची हैं? सब लिखकर मुझे दो, मैं जरा देखूं। कुछ भी नहीं। अगर मेरे पास और कुछ होता तो पहले ही तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर चुका होता, फैंग युआन ने टालते हुए कहा। मुझे लगता है छोटी दोस्त, तुम्हारे पास अभी भी कोई बड़ी चीज छुपी हुई है। लैंड स्पिरिट ने शक भरी नजरों से फैंग युआन को देखते हुए बुदबुदाया। ठीक है, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने अपनी बांह झटकी। फैंग युआन की नज़र धुंधली हुई और जब साफ हुई तो वो खुद को फिर उसी स्टोन फॉरेस्ट में खड़ा पाया। उसके पास वही स्टोन स्टूल रखा था जिस पर वो पहले बैठा था और पीछे वो पर्पल स्टोन पिलर खड़ा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी थी और किसी की सांस भी धुंध बनकर दिख रही थी। अभी जो हुआ वो सब किसी सपने जैसा लगता था, जैसे सब एक जीवंत भ्रम हो। उसने आसमान की ओर देखा। वो लांग या ब्लेस्ड लैंड में काफी देर तक रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया में उसका केवल एक 36वां हिस्सा ही बीता था। स्टारगेट गू, डिवाइन सेंस गू, कनेक्टिंग हेवन गू और वुल्फ स्वॉलो गू में रखी 2 छोटी हांडियों में बंद वो टॉप क्वालिटी वाइन, ये सब फैंग युआन को याद दिला रही थीं कि ये सब कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली शुभ अवसर था। मैंने सोचा था तीनों चांसेस यहीं उपयोग कर लूंगा, पर किसे पता था कि रेसिपीज देकर भी जीयू एक्सचेंज हो सकती है। इस तरह मेरे पास अभी 2 चांसेस बची हैं। अगर यह स्टारगेट जीयू सच में काम आ गया तो एक रिफाइनमेंट चांस लगाना बिल्कुल वाजिब है। ये सोचते हुए फैंग युआन वापस वुल्फ ग्रुप की ओर लौट गया। ये वो समय था जब उसे एक एक सेकंड को संभाल कर चलना था ताकि कोई परेशानी पैदा न हो। वो घास पर वुल्फ किंग्स की सुरक्षा में चुपचाप बैठ गया और एक लेटर लिखने लगा। चिट्ठी जल्दी ही पूरी हो गई। फिर उसने मूविंग पर्सपेक्टिव कप जीयू को सक्रिय किया। थोड़ी ही देर में वो कप स्पेस केव के रास्ते दूसरे कप के साथ एक्सचेंज होकर वापस लौटा और फैंग युआन ने उसके भीतर से एक रैंक 4 जीयू और एक लेटर निकाली। ये गू एक सूखी मछली जैसी लगती थी और इसका नाम था ड्राइड पॉन्ड ग्यू। ये वाटरपाथ ग्यू वर्म थी जिसका खास काम था दूसरे ग्यू वर्म्स के प्रभाव को बढ़ाना। नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुंचते ही ये गू दबकर रैंक 3 में बदल गई। फैंग युआन ने चिट्ठी पढ़ी और संतुष्टि से सिर हिलाया।
इन दिनों जब मैं ब्लेस्ड लैंड से बाहर था, लगता है लिटिल ह्यू इमॉर्टल बहुत मेहनत कर रही थी और मैंने जाते जाते जो काम उसे दिया था उसे बिल्कुल नहीं भूली। उसने 20 ड्राइड पॉन्ड ग्यू रिफाइन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। फैंग युआन ने फिर एक और चिट्ठी भेजी जिसमें लिटिल ह्यू इमॉर्टल की खूब तारीफ लिखी थी। मास्टर ने मेरी तारीफ की, मैं बहुत खुश हूं। लिटिल ह्यू इमॉर्टल का चेहरा खुशी से लाल हो गया जब उसने चिट्ठी पढ़ी। मास्टर, मुझे आपकी बहुत याद आती है, लिटिल ह्यू इमॉर्टल ने मेज़ पर लेटते हुए लिखा। जब मास्टर यहाँ नहीं होते तो मेरा दिल घबरा जाता है। मास्टर, क्या आप ठीक हो? मैं एक और ड्राइड पॉन्ड ज्यू भेज रही हूँ। उसने अपनी छोटी नाजुक उंगलियों से चिट्ठी को अच्छे से मोड़ा और मूविंग पर्सपेक्टिव कप ज्यू में रख दिया। फिर उसने एक ड्राइड पॉन्ड ज्यू भी उसमें डाल दी। कुछ देर बाद मूविंग पर्सपेक्टिव कप ज्यू धीरे धीरे ऊपर उठा और स्पेस केव में प्रवेश करके दूसरे कप के साथ एक्सचेंज होकर फिर से फैंग युआन के सामने दिखाई दिया। फैंग युआन ने फौरन ड्राइड पॉन्ड गू निकालकर चिट्ठी पर एक नज़र डाली। फिर उसने प्राइमीवल स्टोन्स को सोखकर अपना प्राइमीवल एसेंस वापस भरा और दोबारा मूविंग पर्सपेक्टिव कप जीयू को एक्टिवेट किया। ऐसे कई बार दोहराने के बाद उसे कुल 8 ड्राइड पॉन्ड ग्यू मिले। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये 8 ड्राइड पॉन्ड ज्यू एक साथ इस्तेमाल करूं तो इनका असर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर रैंक 4 के बराबर पावर दे देगा। फैंग युआन ने वहीं खड़े खड़े उन ड्राइड पॉन्ड ग्यू को कुचल दिया। तुरंत ही सूखे तालाब जैसे दिखने वाले ये ज्यू सफ़ेद नीली हेलोज बन गए और मूविंग पर्सपेक्टिव कप ज्यू के चारों तरफ घूमकर उसे लपेटने लगे। इसी समय हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लिटिल हु इमॉर्टल ने भी 8 ड्राइड पॉन्ड गू कुचलकर मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू पर ओवरले कर दिए। मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू असल में रैंक 5 गू था, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में दबकर उसकी ताकत रैंक 4 जितनी रह गई थी, इसलिए वो सिर्फ रैंक 4 जीयू को ही ट्रांसपोर्ट कर सकता था। अब जब 8 ड्राइड पॉन्ड ग्यू एक साथ लगा दिए गए तो मूविंग पर्सपेक्टिव कप ग्यू की क्षमता बढ़कर रैंक 5 जैसी बन गई और वो रैंक 5 ज्यू को ट्रांसपोर्ट करने के काबिल हो गया। फैंग युआन ने थोड़ा इंतजार किया, फिर कनेक्टिंग हेवन गू को निकाला और बहुत संभालकर उसे मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू के अंदर रख दिया और अपना प्राइमीवल एसेंस उसमें डाल दिया। एक्टिवेशन सफल होते ही दोनों मूविंग पर्सपेक्टिव कप ग्यू स्पेस केव में आपस में बदल गए और कनेक्टिंग हेवन ग्यू वाला कप ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में जा पहुंचा। लिटिल हु इमॉर्टल खुशी से उछल पड़ी और उसने कनेक्टिंग हेवन ग्यू निकाल लिया। मूविंग पर्सपेक्टिव कप ज्यू पर हल्की हल्की दरारें उभरने लगीं। हालांकि ड्राइड पॉन्ड ग्यू किसी ज्यू की क्षमता बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे तालाब का सारा पानी निकालकर मछली पकड़ना या जंगल को जला देना सिर्फ शिकार के लिए। ताकत तो बढ़ती है, लेकिन गू वर्म ज़रूरत से ज़्यादा ताकत झेल नहीं पाता और नष्ट होने लगता है। इसके बाद फैंग युआन ने डिवाइन सेंस गू को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भेजा और मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू पर दरारें और बढ़ गईं। फैंग युआन चुपचाप प्राइमीवल स्टोन्स निकालकर प्राइमीवल एसेंस वापस भरता रहा। इसके बाद उसने स्टारगेट ग्यू का एक ब्लू जेमस्टोन ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भेज दिया। खुशकिस्मती से स्टारगेट गू इमॉर्टल गू नहीं था, बल्कि रैंक 5 गू था, इसलिए फैंग युआन बड़ी मुश्किल से मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू की आखिरी बची ताकत से इसे ब्लेस्ड लैंड तक भेज पाया। जैसे ही स्टारगेट गू पहुंच गया, मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो गया और हर तरफ से फटने जैसा लग रहा था। इस हालत में भी वो सिर्फ एक बार और चल सकता था। फैंग युआन ने उसे अपने एपर्चर में रख दिया और इस्तेमाल न करने का फैसला किया। अब वो बस इंतजार कर रहा था। मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू पहले से ही फैंग युआन द्वारा रिफाइन किया गया था, उसमें उसकी अपनी इच्छा मौजूद थी, लेकिन वो इसे लिटिल ह्यू इमॉर्टल को उधार दे चुका था, इसलिए लिटिल ह्यू इमॉर्टल भी इसे चला सकती थी। पहले जितनी बार भी इस्तेमाल हुआ वो सब फैंग युआन की तरफ से हुआ था, क्योंकि ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में समय नॉर्दर्न प्लेन्स से कई गुना तेज चलता था। अगर लिटिल हु इमॉर्टल वहां से जल्दबाजी में इसे एक्टिवेट कर देती तो बहुत मुमकिन था कि फैंग युआन तैयारी ही न कर पाता। उसने सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा कि अब सब लिटिल हु इमॉर्टल पर है। अगर वो असफल हुई तो उसे दूसरी मूविंग पर्सपेक्टिव कप ज्यू भेजनी पड़ेगी ताकि आखिरी बार कोशिश हो सके। उम्मीद है कि वो सफल हो जाएगी। फैंग युआन के निकलने से पहले उसने सिर्फ एक सेट रिफाइंड किया था, लेकिन उसने लिटिल हु इमॉर्टल को पहले ही बता दिया था, और लिटिल हु इमॉर्टल ने इमॉर्टल क्रेन सेट के साथ कई बार लेन देन करके ज्यू रिफाइनमेंट के ढेरों सामान जुटा लिए थे और दूसरा सेट भी रिफाइन कर लिया था। समय धीरे धीरे भारी महसूस होने लगा था, क्योंकि कनेक्टिंग हेवन ग्यू और डिवाइन सेंस ग्यू दोनों रैंक 5 थे और प्राइमीवल एसेंस की बहुत बड़ी मात्रा मांगते थे। एक रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर भी इन्हें कुछ सांसों तक ही चला पाता, इसलिए आमतौर पर सिर्फ ग्यू इमॉर्टल्स या लैंड स्पिरिट्स इमॉर्टल एसेंस खर्च करके इन्हें इस्तेमाल करते थे। फैंग युआन ने लांग या ब्लेस्ड लैंड में मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू एक्टिवेट क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि वो इसे छिपाकर रखना चाहता था। अगर पता चल जाता तो लांग या लैंड स्पिरिट निश्चित तौर पर इसका रेसिपी मांग लेता। मिनट बीतते जा रहे थे। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में तो समय कई गुना तेज था।
ठंडी हवा चल रही थी, जिससे फैंग युआन थोड़ा बेचैन हो गया। वो उठकर आगे पीछे टहलने लगा। आसमान में सितारे चमक रहे थे, काफी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन फैंग युआन के हाथ में रखा स्टारगेट ग्यू अब भी शांत था। उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या ये असफल हो गया। ट्रेजर येलो हेवन में जो स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्यू थे, कहीं उन्हें किसी और ने खरीद तो नहीं लिया। समय बीतता गया और उसका मन और भारी होता गया। वो टहलना छोड़कर बस हाथ पीछे बांधे खड़ा रहा। उसने दूर क्रेसेंट लेक की शांति को देखा, जिसकी हल्की चमक बहुत सुकून देती थी। आसपास वुल्फ ग्रुप था, कुछ बैठे थे, कुछ लेटे हुए थे, हर एक का अपना अंदाज था। उसे अचानक च्विंग माओ माउंटेन की वो घटना याद आई जब वो लिकर वर्म पकड़ने गया था। याद आते ही वो खुद हंस पड़ा। उसकी सारी चिंता, घबराहट और दबाव हवा की तरह उड़ गए। वो आसमान की ओर देखने लगा, गहरी सांस लिया और मन का सारा मैल बाहर छोड़ दिया। उसे अचानक लगा कि उसकी जिंदगी इस समय कितनी खूबसूरत है, अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत, बिना पछतावे के। उसका दिल साफ हो गया था, जैसे धूल से रहित शीशा, जैसे ये शांत क्रेसेंट लेक। चिंगमाओ माउंटेन पर पुनर्जन्म के बाद से ही वो लगातार दिमाग खपा रहा था, लेकिन अब उसे एक समझ मिली, एक हल्की सी अनुभूति दिल में उतरी और एक वाक्य बनकर होठों पर आ गई। उसने धीरे से कहा कि रात का आसमान सच में बहुत सुंदर है। ये उसके दिल की सच्ची भावना थी। जैसे ही उसने ये कहा, उसे लगा जैसे उसके शरीर का बोझ हल्का हो गया, जैसे 1000 जिन वजन उतर गया हो, जैसे वो उड़ जाए। उसकी पूरी आभा बदल गई। उसका ठंडा स्वभाव गायब हो गया और उसकी जगह एक साफ, हल्की, मुक्त सी आभा आ गई। उसकी गहरी काली आंखों से एक चमक फूट पड़ी, जैसे कोई न्यूबॉर्न बच्चा या कोई तारा। इसी पल उसके हाथ का स्टारगेट ग्यू थोड़ा सा कांपा और फिर तेजी से हिलने लगा। फैंग युआन ने हथेली खोल दी। नीले रत्न जैसा स्टारगेट ग्यू हवा में तैरने लगा और उसके चारों ओर बहुत सा स्टारलाइट जमा होकर चांदनी सा चमकने लगा। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर, जैसे कोई सपना। कुछ ही पलों में स्टारलाइट एक बहुत बड़े अंडाकार दरवाजे का रूप ले गया। स्टारगेट ग्यू सफल हो चुका था। फैंग युआन उस दृश्य को शांत मन से देखता रहा। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखें अब भी शांत जल जैसी थीं। वो धीरे धीरे उस टारगेट में कदम रखता गया और उसके सामने का स्टारलाइट एक भंवर जैसा बनकर उसे खींच ले गया। कुछ सांसों बाद वो स्टारगेट से बाहर निकला और हु इमॉर्टल ब्लेसेड लैंड में पहुंच गया। लिटिल हु इमॉर्टल खुशी से उछलकर फैंग युआन की छाती से लिपट गई और बोली, मास्टर, आप वापस आ गए। फैंग युआन हल्की हंसी के साथ उसके छोटे से सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, हाँ, मैं वापस आ गया। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।